हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है कि हम यूपीएससी प्री 2024 पेपर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने अब तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पर 3 विमानपत्तन या फिर एयरपोर्ट के नाम दे रखे हैं: डोनी पोलो, कुशीनगर और विजयवाड़ा। आपको बताना है कि इनमें से किन का निर्माण ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। ग्रीनफील्ड परियोजना से मतलब होता है कि वो नया बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ए, केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है का निर्माण ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है, जबकि हाल ही में निर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सूची में विजयवाड़ा का नाम शामिल नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो आपको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, केवल 1। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो कथन एक सही है क्योंकि जल वाष्प एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है, जबकि कथन 2 गलत है क्योंकि इसका प्रतिशत भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प घटता जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा यानी रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है, मतलब बारिश होती है। वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है। आपके ऑप्शन है विषुवतीय जलवायु, चीन प्रकार, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय या फिर समुद्री पश्चिम तटीय। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, समुद्री पश्चिमी तटीय। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वार्षिक और दैनिक तापमान सीमा निम्न है। यह कथन समुद्री पश्चिमी तटीय की जलवायु की विशेषताओं से मेल खाता है, जहां वार्षिक तापमान सीमा अपेक्षाकृत छोटी है और सर्दियां हल्की होती हैं। वर्षा पूरे वर्ष होती है। यह कथन भी समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु के अनुरूप है क्योंकि वर्ष भर वर्षा की मात्रा तूफान प्रणालियों के कारण कुछ हद तक भिन्न होती है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यह कथन समुद्री पश्चिमी तट जलवायु के 50 से 250 सेंटीमीटर की औसत वर्षा सीमा के अनुरूप है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। यह पवन वेग की गति के साथ बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर या फिर इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता। तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। कथन एक सही है क्योंकि पवन वेग में वृद्धि के साथ कोरियोलिस बल बढ़ता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। वास्तव में कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या फिर किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। आपके जो ऑप्शन है वो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय या फिर आर्कटिक वृत्त। तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, 3 और 4
या फिर 2 और 4? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 2 और 4। हर साल 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर झुका हुआ है। इसके चलते आर्कटिक वृत्त में 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य की रोशनी रहती है। कर्क रेखा पर भी इस दिन 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य की रोशनी रहती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर में लगभग 12 घंटे सूर्य की रोशनी मिलती है, इसलिए 21 जून को विशेष रूप से 12 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ 21 जून को 12 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी यहाँ नहीं मिलती है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है या फिर डिनोट करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन या फिर रियो डे ला प्लाटा बेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी कांगो बेसिन। कांगो बेसिन के पीठ दलदली वन में लगभग 29 बिलियन टन कार्बन जमा है, जो लगभग 3 वर्षों के वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बराबर है। संपूर्ण बेसिन प्रतिवर्ष लगभग 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। ये तथ्य कार्बन भंडारण और अवशोषण के संदर्भ में कांगो बेसिन के महत्व को उजागर करते हैं, जिससे यह वैश्विक जलवायु विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। कांगो बेसिन में पीठ दलदली वन में विनाश से वहां संग्रहित कार्बन की भारी मात्रा के कारण वैश्विक जलवायु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरोएल्किल और पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थों या फिर PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत या फिर डिग्रेडेड नहीं होते। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचयन हो सकता है। तो प्रयुक्त में से कितने कथन सही आपको बताने हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। PFAS पेयजल, भोजन और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते और इनके लगातार संपर्क से पशुओं के शरीर में जैव संचयन हो सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड बीटल्स, कांतर या फिर सेंटीपीड्स, मक्खियां, दीमक और बर्म पास उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याभ जातियां या फिर पैरासीटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 4 या फिर सभी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी केवल 3। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित जीवों में परजीव्याभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें शामिल है कैराबिड बीटल, मक्खियां और ततैया। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी या फिर हॉर्स ग्राम, सोयाबीन उपर्युक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सभी 3। उपर्युक्त में से तीनों मटर के परिवार से संबंधित हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पीड़क जंतु यानी कि वर्मिन। कथन 2 है,
इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको बताना है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है क्योंकि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स यानी कि टेरोपस गिंगेटस को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पीड़क श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह एक फल पक्षी है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से फलों और फूलों पर निर्भर रहती है, अन्य जानवरों के खून पर नहीं। यह दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ प्रजातियों में से एक है। यह पौधों को परागित करके और बीज फैलाकर इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।